भारत में खासतौर से बिहार में जातिगत राजनीति का बहुत बोलबाला रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उससे बिहार के आम व्यक्ति पर, उसकी गरीबी पर, बिहार के विकास पर क्या असर पड़ा। लगभग 27 मुख्यमंत्री बिहार में शासन में रहे आज़ादी से अब तक, और सबसे ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के अलावा पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री भी बिहार में थे। क्या वजह रही कि वो कम से कम अपनी जाति के लोगों को तो ऊपर उठा सकते थे, लेकिन उठा नहीं पाए, उनकी गरीबी दूर नहीं कर पाए। हमारे साथ मौजूद हैं लेखक, विचारक, टेक्नोक्रेट डॉक्टर एन.पी. सेन। इससे पहले कि इस संबंध में हम डॉक्टर एन.पी. सेन से उनके विचार जानें, मैं श्रीकांत शर्मा अपने दर्शकों का, सब्सक्राइबर्स का, प्रशंसकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विचार अच्छे लगें तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर एन.पी. सेन से। डॉक्टर साहब, जातिगत राजनीति तो बहुत हुई है भारत में, खासतौर से बिहार में इसका काफ़ी बोलबाला रहा है। मैंने जैसा कहा कि आज़ादी से बाद अब तक लगभग 27 मुख्यमंत्री बिहार में रहे। उनमें सबसे ज़्यादा तादाद ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मण जाति से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री आए। पिछड़ी जाति के थे, फिर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग भी पैदा कर दिया। इस सब का क्या असर पड़ा बिहार के आम जनता पर, बिहार के विकास पर, बिहार के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम पर? शर्मा जी, बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं मानता हूँ, मैं बिहार में जन्म हुआ, पढ़ा भी बिहार में और बिहार को फॉलो करता रहा हूँ। मैं 27 चीफ मिनिस्टर जो हुए हैं, मैं मानता हूँ कि सारे 27 बहुत कैपेबल आदमी थे। लेकिन मैं इन 27 को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। यदि चीफ मिनिस्टर हम बन भी जाए तो क्या हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं? वो डिपेंड करेगा कि कितने एमएलए हमारे सपोर्ट में, और हम चीफ मिनिस्टर बने कैसे। यदि पार्टी ने हमको चीफ मिनिस्टर बनाया है तो हमें पार्टी की लाइन लेनी पड़ेगी, हम अपना लाइन नहीं ले सकते। तो हम इन सारे 27 चीफ मिनिस्टर में यदि देखें कि चीफ मिनिस्टर से पहले क्या वो नॉमिनेटेड थे, पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, उन्होंने कैंडिडेट्स अपने हिसाब से सेलेक्ट किए और वो चीफ मिनिस्टर बन गया। ओबियसली ही वाज मोर पावरफुल। और जब चीफ मिनिस्टर बढ़े तो उनके सपोर्ट में 60-70% एमएलए थे, तब वो ही वॉज कैपेबल टू डू व्हाट ही वांटेड टू डू। एक दूसरी कैटेगरी है कि पार्टी में चीफ मिनिस्टर बनने से पहले इलेक्शन होता है एमएलए का। उस इलेक्शन में यदि एनोनिमस नहीं हुए 2 कैंडिडेट और दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए एक थर्ड कंप्रोमाइज कैंडिडेट आ गया, वो चीफ मिनिस्टर क्या अपनी बात चला सकते हैं? दूसरा है। तीसरा ये है कि जो अपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर, जो अपोजिशन पार्टी आया बहुत कम नंबर है, वो चीफ मिनिस्टर बन भी गए, तो क्या उनकी जाति के लोग उतने एमएलए थे जो उतने सपोर्ट है? माने यदि उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन गए, वो एक जाति के हैं, तो क्या उनकी जाति के एमएलए 60% हैं? यदि नहीं है तो वो क्या कर लेंगे? यदि चाहें भी तो कर सकते हैं क्या? तो ये 3 कैटेगरी में बांट के यदि देखें तो हमने देखा है कि शुरू में
जो जनरल ब्लॉक के एमएलए हैं, उनका हिस्ट्री देखा है कि राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टुडे इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 40% टू टुडे 24%। धीरे धीरे वो गिरा है और बीसी एंड ईबीसी के परसेंटेज ऊपर गए हैं। सो फार आज शेड्यूल कास्ट के परसेंटेज है, ये मोर और लेस सेम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको उतनी सीटें नॉमिनेट कर दी हैं, उतने सीटें वो बन के आ जाते हैं। ईबीसी की परसेंटेज अभी भी ऊपर नहीं गई है। अब सवाल उठता है कि यदि चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि हम अपनी जाति को प्रेफरेंस दें, तो सवाल है कि यदि उनका विल है, वो विल को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता है उनको, क्योंकि वो लोग बहुत होशियार हैं। इसी चक्कर में आप देखेंगे, एक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम सुना होगा, जिनको अभी अभी भारत रत्न का वो मिला है। वो ईबीसी के सिंगल चीफ मिनिस्टर हैं, और जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने रिजर्वेशन उसी जमाने में कर दिया जब रिजर्वेशन मंडल कमीशन से पहले की बात है। उन्होंने रिजर्वेशन उसी समय बिहार में इम्प्लीमेंट कर दिया, 1 साल के अंदर उनको हटा दिया गया। उनका टर्म जब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया था 1 साल ही चला। तो सवाल उठता है कि चीफ मिनिस्टर यदि चाहें भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये तो वो लोग बहुत होशियार है, कब करें कब ना करें इसका डिसीजन वो लेने में हमसे बहुत ज़्यादा सक्षम है। देयर इज नो कंपैरिजन। यदि अब जब चीफ मिनिस्टर अपनी ही जाति के लोगों को ऊपर नहीं उठा सकते, गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं ले जा सकते, उनका जनजीवन बेहतर नहीं कर सकते, तो फिर जातिगत राजनीति का महत्व क्या है? क्यों जातिगत राजनीति को लेकर आगे चल रहे हैं? अभी तो खत्म भी नहीं हुई है। जी शर्मा जी, ये सवाल जो है कि जातिगत इनकम को चीफ मिनिस्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है बढ़ाने के लिए, इसको मैंने स्टडी किया है। एक रिसेंट रिपोर्ट आया था हिंदुस्तान टाइम्स में कि किस जाति के कितने % लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसका बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। जैसे देखें कि आपने बताया 27 चीफ मिनिस्टर टोटल बने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पीरियड तो ब्राह्मण रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर भी ब्राह्मण रहे हैं, पीरियड भी रहा है। और भूमिहार और ब्राह्मण जो बिहार में है, इंटरकास्ट मैरिजेज, माने भूमिहार और ब्राह्मण में मैरिज होते हैं। इनफैक्ट एक ही कास्ट के 2 सबसेट्स हैं, दोनों को मिला दें तो 50% से ज़्यादा टाइम तो इन्हीं का चीफ मिनिस्टर रहा। और इनके 50% टाइम होने के बावजूद आज के डेट में 5,000 रुपया प्रति मंथ से कम वाले इनकम में जनरल क्लास के लोग, भूमिहार ब्राह्मण छोड़ दीजिए, कास्ट कायस्थ और राजपूत भी जोड़ लीजिए, उसमें 11%, यानी 11% लोग भूमिहार ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोग जो हैं वो अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। लेकिन एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि 50,000 से ज्यादा इनकम वाले में सबसे ज्यादा वही है। कैसे? वो फिगर हमारे पास है। जैसे 5,000 से कम में जनरल क्लास में 11.5%, टोटल 5,000 से कम वाले में, जबकि 50,000 से ऊपर में सारे में 40% फॉरवर्ड क्लास के। ये 40% के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो है वो बीसी है, 30%। मैंने फॉरवर्ड क्लास के रिच लोगों में सुपर रिच पीपल सबसे ज्यादा। तो ये असर तो पड़ा ही है। मैंने चीफ मिनिस्टर नीचे को ऊपर नहीं उठा सके, लेकिन जो मिड में थे या ऊपर में थे उसको और ऊपर उठा दिया। इतना तो दिखता है, ये स्टैटिस्टिक्स से दिखता है, मुझे नहीं दिखता, मैंने फिगर बता दिया। तो ये हमें दिखता है कि जैसे आप देखें कि तो मैंने इसके बाद देखा है कि चीफ मिनिस्टर बाई चीफ मिनिस्टर मैंने एनालाइज किया है। ये फिगर डाटा पर हम दे देंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर कब हुए और उस पीरियड में
एमएलए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, क्या वो एमएलए उनके पीरियड में 60% एमएलए उनके सपोर्ट वाले थे, यदि थे तो वो ही वाज कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। पहले है कि विल है कि नहीं, यदि विल है तो विल को इम्प्लीमेंट करने की आपकी इच्छा है कि नहीं, और वो इच्छा का आफ्टर इफेक्ट सोच के आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि यू आर अ पॉलिटिशियन। वो आफ्टर इफेक्ट जो सोचना पड़ेगा उनको कि कितने आदमी एमएलए जो हैं उनके सपोर्ट पर वो जो चाहते हैं उसको सपोर्ट करेंगे या अपोजिशन जनरेट करेंगे, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी के पीरियड। तो वो फिगर देखने से हमें लगता है, जैसे मैंने ये फिगर देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, जितना परसेंट पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शनल रेशियो एमएलए है या नहीं, पहले तो ये देख लिया जाए। क्योंकि यदि किसी कम्युनिटी के परसेंट 20% है और एमएलए 10% है, तो उसका 10% शेयर में 50% उसका शेयर तो कोई और लेगा। ये स्टैटिस्टिक्स निकला था, मैंने नोट किया है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज आता है कि जनरल कैटेगरी में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, ये क्या फिगर है, 47.7% एमएलए जो थे, इनकी पॉपुलेशन कुल 12% है बिहार में, और 47% एमएलए। ठीक है, ये अवेयरनेस इंडिपेंडेंस से पहले था, क्योंकि दे वर मोर एजुकेटेड पीपल and they were more knowledgeable people, so they were able to influence the people as a leader and they became a leader. There is nothing wrong in it. और ये 47% घर कट के आज गया है 25.9, 26% ले लीजिए। ये धीरे धीरे घटा है। उसी तरह से यदि देखें आप तो एससी या एसटी कैटेगरी में ये ना बढ़ा है ना घटा है, क्योंकि इनकी तो रिजर्वेशन थी सीट्स, जितनी सीट रिजर्वेशन था कोई भी पार्टी या कैंडिडेट तो वही खड़ा करना, इसलिए उनके सीट जो है शुरू से अंत तक उतने ही रहे। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ा जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी में बढ़ा है। बैकवर्ड कम्युनिटी में यदि देखें, शुरू में जो था 27% था और आज के डेट में कितना, 37%। 27% से बढ़कर के 37%, 47% हो गया ये 70 साल। जबकि ईबीसी की पॉपुलेशन 30% है। ईबीसी में ये शुरू में 1% था इंडिपेंडेंस के टाइम, और आज जो बढ़ा भी है तो 11% हो गया। ये क्यों? जब बीसी में बढ़ गया, ईबीसी में क्यों नहीं बढ़ा? और ईबीसी से एक ही चीफ मिनिस्टर हुआ, वो कर्पूरी ठाकुर। नीतीश कुमार ईबीसी में नहीं। उसका कारण यह है कि ईबीसी 100 कास्ट में डिवाइडेड है, तो ये 30% पॉपुलेशन है, लेकिन 100 से भाग दें तो 0.3%। एक कास्ट का 0.3% से 0.5% है। इसलिए दे आर नॉट एबल टू फॉर्म ए कोहेसिव ग्रुप, पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप टू इलेक्ट इटसेल्फ और बिकम ए लीडर। वो अभी भी नहीं हुआ। इसलिए अभी भी 30% पॉपुलेशन होते हुए अभी दे हैव कम टू द लेवल ऑफ ओनली 11%। देयर वाज ओनली सिंगल लीडर इन दैट टू नॉट फ्रॉम कांग्रेस, ही वाज फ्रॉम जे कृपलानी और उस कंपोजिट सोशलिस्ट ग्रुप से आते थे। तो ये होता है कि यदि ये चीफ मिनिस्टर चाहें भी तो कंप्रोमाइज क्या कर सकते हैं, और वो रूल जो बनाएंगे तो ऐसा रूल तो बना नहीं सकता है कास्ट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ। सवाल डॉक्टर साहब यहाँ ये खड़ा होता है जी कि जब मुख्यमंत्री अपनी ही जाति के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा सकते, जनजीवन उनका बेहतर नहीं कर सकते,
उनका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं कर सकते, उनका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा सकते, तो क्या कर सकते हैं? मतलब क्या बिहार ऐसे ही, क्योंकि आपने कहा कि पार्टी की लाइन उनको टो करनी है, और पार्टी का कोई जाति नहीं होता, उसे तो राज्य को देखना है। पार्टी सारे जातियों के लोग उसमें होते हैं, हर पार्टी में सब जात के लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार कभी भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। और आपने कहा उदाहरण देकर कि आज़ादी से अब तक लगभग सभी जातियों के चीफ मिनिस्टर बन चुके। हाँ। लेकिन उनकी जाति के जो आम लोग हैं वो अभी भी नीचे हैं गरीबी की रेखा से। तो फिर उसका समाधान क्या है? रास्ता क्या है?